हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लैटिस एंथैल्पी जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब भी हम आयनिक कंपाउंड को लेते हैं और जब आयनिक कंपाउंड को डिसोसिएट करवाते हैं, जब भी आयनिक कंपाउंड का डिसोसिएशन होगा तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक केटायन बन जाएगा, दूसरा एनायन बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप आयनिक कंपाउंड का डिसोसिएशन कराओगे और वो डिसोसिएशन होने पर आयंस में कन्वर्ट होगा गैसियस स्टेट के अंदर। तो अगर आपने 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड लिया है और उस 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को आप डिसोसिएट करवा रहे हैं उसकी गैसियस स्टेट के अंदर, तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को डिसोसिएट करवाने के लिए, ठीक है, क्लियर, जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है, वही आपकी कहलाएगी लेटिस एंथैल्पी या लेटाइस एंथैल्पी। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सोडियम था Na+, और इसमें हमने क्या किया है, सोडियम क्लोराइड को आयंस में कन्वर्ट किया है, सॉलिड से दोनों गैस में कन्वर्ट हुए हैं, एक Na+ हुआ, दूसरा Cl- हुआ, Na ने Cl को इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, क्लियर, और Cl ने ले लिया तो Na+ Cl-, तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी होगी वो हो जाएगी आपकी 788 kJ मोल इनवर्स। ठीक है, क्लियर। अब डायरेक्टली कभी भी हम लैटिस एंथैल्पी को एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाल सकते, हम इसकी इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर बॉर्न-हैबर साइकिल होता है, इसकी हेल्प से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, आसानी से हम लैटिस एंथैल्पी का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा, इस कॉन्सेप्ट में जो यूज़ होगा वो बेसिक्स बता दे रही हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जब भी आप गेन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इन्होंने एब्सोल्यूट ज़ीरो पर डिफ़ाइन किया है। अगर हम कोई अदर टेम्परेचर लेते हैं तो हीट कैपेसिटीज़ जो भी रहेगी उसको कंसीडर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम को लिया है इन्होंने, जब मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो रहा है तो यहाँ पर आयनाइजेशन कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। सेकेंड केस में हम लेते हैं तो मैग्नीशियम पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन का यूज़ किया जाएगा। अगर हमने टेम्परेचर T दे दिया, मान लीजिए टेम्परेचर कितना है, T है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा कि ΔRH नेगेटिव T, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो, और ये कुछ टेम्परेचर हमने लिया है तो ΔRCP नेगेटिव ΔT। यहाँ पर Cp की जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, क्लियर, वो 5/2R रहेगी, आयनाइजेशन के लिए पॉजिटिव रहेगी ये, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन के लिए बात करेंगे तो नेगेटिव रहेगी। इससे जब भी हम ΔRH नेगेटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी E नेगेटिव आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 5/2RT। ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर निकालेंगे तो -5/2RT। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना है। बाकी सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं वो आगे जब हम सॉल्व करेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल की हेल्प से, तो इससे हमें पूरा एंथैल्पी डायग्राम और आगे स्टेप बाय स्टेप इसको अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लैटिस एंथैल्पी का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं बॉर्न-हैबर साइकिल, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का। और लैटिस एंथैल्पी जो है वो कई बार आपको यूज़ आती है, जहाँ पर भी आयनिक कंपाउंड का जिक्र होगा वहाँ पर लैटिस एंथैल्पी ही आएगी, क्योंकि जब भी आयनिक कंपाउंड के डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो हमेशा वहाँ पर जो भी एंथैल्पी है उसको लैटिस एंथैल्पी से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो क्रिस्टल लेटाइस हो या कुछ भी हो,
लैटिस एंथैल्पी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।